नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश चिलक स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के इस यूट्यूब मंच पर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वर्तमान में होने वाली टीचर भर्ती एग्जाम है, उसमें 30 अंक के लिए है। 30 अंक बहुत ही बड़ा वेटेज होता है एक सब्जेक्ट के लिए। ऐसे में इस विषय से जुड़े हर टॉपिक का एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगा। इस कड़ी में जो वर्तमान में कंपटीशन एकेडमी में शिक्षक भर्ती के लिए जो बैचेस चल रहे हैं, उसमें जो हम प्रैक्टिस क्लास में हर टॉपिक की बात कराते हैं, उसी से रिलेटेड एक टेस्ट आप तक पहुंचा रहा हूं। आप भी इन प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो टॉपिक हमारा है क्या है, बाल विकास। सब्जेक्ट नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जिसमें हम बाल विकास से जुड़े जो अवस्थाएं होती हैं और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों आज यहाँ पर देखेंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से पिछले वर्षों में जो शिक्षक भर्ती हुए हैं, टेट एग्जाम हुआ है, बीएड डीएड एग्जाम हुआ है, उसमें किस तरह सवाल पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे समावेश यहाँ पर किया गया है। तो ये आगामी जो परीक्षाएं होंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। आप इसको प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा देखें आप यहाँ पर पहला जो सवाल यहाँ पर टेस्ट में ले रहे हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक नाम है क्या, हरलॉक। प्रोफेसर हरलॉक ने बाल विकास की कितनी अवस्थाओं में इन्होंने बांटते हैं, ये सवाल आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 अवस्थाएं हैं, 8 अवस्थाएं हैं, 9 अवस्था और आपका 11 अवस्था। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, जब तथ्यात्मक प्रश्न होगा तो उन तथ्यों के संबंध में आपको सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा आपको नॉलेज होगा, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे, अन्यथा आंसर आपका गलत होने चांस काफी ज्यादा होगा। तो इस प्रश्न की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इस प्रश्न जो आंसर होगा वो है 11 अवस्थाएं, यानी कि डी आपको आंसर लेना है कि हरलॉक ने कुल 11 अवस्थाओं में यहाँ पर बांटते हैं। तो पहला सवाल का आंसर हो जाएगा डी। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में शामिल है, तो बाल विकास में वंशानुक्रम भी शामिल होता है, आपका पोषण यानी कि भोजन की बात कर रहा है, न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो इन सभी का योगदान होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सभी, उपरोक्त सभी, यानी कि डी इसका आंसर यहाँ पर होगा। क्योंकि वंशानुक्रम मतलब कि माता पिता के गुणों को लेकर, लक्षणों को लेकर बच्चे का जन्म होता है। तो माता पिता में जो क्या होगा, अगर कोई आनुवांशिक बीमारी है तो वो लक्षण किसमें आएगा, बच्चे में भी आएगा। तो ये वंशानुक्रमण भी बाल विकास प्रभावित करता है। बच्चा बड़ा होता है तो उसका शरीर, उस मानसिक स्थिति, उस शारीरिक स्थिति को प्रभावित यहाँ पर करता है। फिर पोषण, अब खाना ही नहीं खाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो सीधे सी बात बच्चा पूर्णतः अच्छे से उसका मानसिक शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। और अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब बॉडी, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, इनका प्रॉपर एक समय पे रिसाव होता है, स्राव होता है, तो बॉडी बहुत सारी चीजें यहाँ डेवलप होते हैं। अगर उनका बहुत ज्यादा या बहुत कम होने से इसका भी बाल विकास से प्रभाव पड़ता है, इसलिए तीनों ही इसका आंसर होगा, इसलिए डी इसका आंसर होगा। फिर तीसरा सवाल पूछा गया था, बाल विकास प्रभावित करने वाले कारक में शामिल नहीं है। अरे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको तो देखना पड़ेगा। तो कौन से ऐसे कारक है जो शामिल नहीं है, तो भाई यौन होता है, डेफिनेटली होगा। जो है परिवार होता है बाल विकास में, भाई बालक का परवरिश परिवार से होगा, ठीक है, डेफिनेटली। इन्वायरमेंट बिल्कुल होता है, यौन भी होता है। गर्भावस्था के पूर्व धार्मिक स्थिति यहाँ पे लिखा गया, ध्यान रखना, मतलब महिला गर्भवती हुई नहीं थी उससे पहले धार्मिक स्थिति का ऑप्शन दिया गया है, तो यही आपका शामिल नहीं होता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है। तो आपको याद रखना इस प्रश्न का आंसर हुआ नहीं पूछा है, ए यहाँ पर शामिल नहीं होगा। फिर प्रतिगमन का सिद्धांत एक आपका सवाल पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है, आता है सवाल, महत्वपूर्ण है। इसको थ्योरी ऑफ रिग्रेशन कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। और इसका मतलब क्या है, तो थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन का मतलब होता है कि जो उच्च उच्च बौद्धिक क्षमता के, कौन से उच्च बौद्धिक क्षमता के जो माता पिता हैं, उनके बच्चा भी उच्च बौद्धिक क्षमता हो जरूरी नहीं है, मंद बुद्धि का भी हो सकता है। तो इसी पर आधारित सवाल है था। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिग्रेशन में हम जब बात करते हैं तो आपको आंसर देखिए, यहाँ पर जो है उच्च बौद्धिक क्षमता वाले माता पिता के संतान भी उच्च बौद्धिक क्षमता होता है, तो भाई ये इनकम्प्लीट है, इसलिए आंसर नहीं होगा। उच्च बौद्धिक क्षमता वाले माता पिता संतान भी मंद बुद्धि हो सकता है, डेफिनेटली आंसर आपका बी होगा। बाकी में बहुत ज्यादा क्या है, अत्यधिक लिख दिया इसलिए नहीं आएगा, यहाँ पे उच्च लिख इसलिए नहीं आएगा, यहाँ पर मंद बुद्धि का हो सकता है, यहाँ पे संभावना बताया गया है, इसलिए आंसर इसका होगा बी होगा। फिर वयः संधि, पबर्टी पीरियड, स्टेज,
पबर्टी पीरियड की बात की, स्टेज की बात किया गया है। तो हरलॉग ने जो 11 अवस्थाओं में बाल विकास बांटते हैं उनमें से जो छठा अवस्था होता है उसको हम बोलते हैं वयसंधि अवस्था। इस अवस्था में 12 से 14 वर्ष के जो बच्चों का आयु होता है, बालक बालिकाओं का आयु होता है, उसको यहाँ पर शामिल यहाँ पर करते हैं। तो पबर्टी स्टेज कहलाता है आपका 12 से 14। तो 20 का आंसर होगा, ध्यान रखना। और इस अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है, संक्षिप्त समय के लिए होता है। इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के शारीरिक अंगों में परिपक्वता आ जाती है और देखने से स्पष्ट हमको समझ में आ जाता है कि देखने से लड़का है कि लड़की है। ठीक, दोनों पूछा जाएगा कि दोनों में पहले बालक में जब पहले होता है ये विकास, शारीरिक अंगों विकास, या आपके कह सकते हैं बालिकाओं में, तो पहले आपको बालिकाओं में लेना है जो कि 11 से 13 वर्ष में होता है, और बालक की हम बात करते हैं तो 12 से 13 वर्ष में। क्लियर है? सवाल यहां से आता है, याद रखना है। फिर अगला जो सवाल पूछा गया था, सत्य नहीं असत्य कर लीजिए इसको, है सवाल यहाँ पे क्या था, असत्य है ये, तो असत्य कथन है, ये सवाल यहाँ पूछा गया। तो इस सवाल का आंसर देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है, जो कि अमेरिका से आते हैं, डेफिनेटली सही है। सवाल क्या, असत्य है। मनोविज्ञान के जनक विल्हेम उंट है, डेफिनेटली सही है। फिर नेक्स्ट सवाल पूछा गया था आपको, देखिए यहाँ डी को देखो पहले, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के लिए प्रथम प्रयोगशाला 1879 में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है ये वाला भी। तो 3 सही है, डेफिनेटली क्या होगा, आंसर सी होगा, गलत होगा। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक जनक कौन है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर इनको, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर एडवर्ड एल थॉर्नडाइक जो है केवल शिक्षा मनोविज्ञान जनक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का विल्हेम उंट ही है। तो विल्हेम उंट यहाँ पर जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है, ये मनोविज्ञान का भी जनक है, आधुनिक मनोविज्ञान का भी जनक है, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक भी विल्हेम उंट है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक केवल और केवल किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का है। तो इस सवाल का आंसर सी होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर है गर्भावस्था कहलाती है। एक सवाल पूछा गया यहाँ पर, ध्यान रखना है कौन सा सवाल, आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट 8 नंबर सवाल आते हैं। यहाँ पूछा गया है आपका गर्भावस्था कहलाती है, तो कौन से एज को हम गर्भावस्था हम शामिल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला दिया है गर्भधारण से लेकर 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक नहीं आएगा क्योंकि बच्चे 9 महीने में होता है, ठीक है, मोटा हम 9 महीना लेते हैं, ध्यान रखना। 12 एक साल कितना, 12 महीना हो जाएगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा। फिर बी क्या है, गर्भधारण से 8 माह इनकम्प्लीट है, नहीं होगा। गर्भधारण से 35 सप्ताह नहीं होगा, अगर 40 सप्ताह ऑप्शन रहता लेना था। डी आएगा गर्भधारण से लेकर 280 दिन, क्योंकि 280 दिन लगभग 9 महीना यहाँ पर या 40 सप्ताह यहाँ पर होता है, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर सवाल फिर से रिपीट किया गया है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में शामिल होता है, तो डिसीज भी होता है, बच्चे का अगर शुरुआत में रोग हो गया, प्रॉपर वैक्सीन नहीं मिला, रोग हो गया, तो उस पूर्णतः उसका विकास नहीं होगा, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से। भोजन प्रभावित करता है, रोग प्रभावित करता है, परिवार डेफिनेटली। तो यहाँ पर सवाल का आंसर होगा उपरोक्त सभी, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहां पर आया है सवाल है, थायराइड ग्रंथि के स्त्राव से कौन से मानव लक्षण प्रतीत होता है बॉडी में, ठीक है। तो भाई थायराइड ग्रंथि से ध्यान रखना, आपके हड्डी और दांत, ये दोनों हड्डी और जब दांत की हम बात करते हैं तो इसके लिए क्या है, आपको पैराथायराइड ध्यान रखना है, इन दोनों के लिए पैराथायराइड है। और थायराइड के लिए पुरुषत्व के लक्षण, जैसे कि पुरुषत्व क्या, मूछें आना है, दाढ़ी आना है, ये थायराइड ग्रंथि के स्त्राव से, बॉडी में स्त्राव से ये विकसित यहाँ पर होता है। तो आंसर होगा आपका सी, इसका आंसर होगा, ध्यान रखना। ये सारे क्लासरूम के प्रैक्टिस के सवाल हैं और साथ साथ इनमें से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको अगर आप देख रहे हैं तो आप जो भी बुक लिए होंगे, क्लासेस कर रहे होंगे, उसमें टिक लगा लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कॉम्पिटिशन अकेडमी से जुड़ते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं बैच जो है, तो बिल्कुल आप आकर विजिट कर सकते हैं, क्लासेस का डेमो भी देख सकते हैं, कैसे क्लासेस चल रहा है, और जो भी सकारात्मक आपके सुझाव होगा वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर सवाल है, एकेडमिक उत्कृष्टता की मांग के लिए आज जो क्या है, एकेडमिक में आपके परफॉर्मेंस को, काफी बच्चों के परफॉर्मेंस को, ठीक है, क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, मांग के दौर में विद्यालयों में खेलकूद को शामिल करते हैं, ताकि एकेडमिक के साथ साथ बच्चे क्या है, समन्वित विकास हो सके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके। तो अगर हम खेल को शामिल करते हैं एकेडमिक में, शिक्षा जगत में, तो उसका क्या फायदा होगा, क्या उससे बेहतर होगा स्कूल में, ये पूछा गया है, बच्चों में क्या फायदा होगा। तो क्या पहला ऑप्शन दिया गया है, समय की बर्बादी। तो जब क्वेश्चन हमारा सकारात्मक है तो आंसर तो नकारात्मक नहीं लेना जी, तो ये तो नहीं आएगा। अकादमिक कार्यों में बहुत सा समय लेगा, तो ये भी अधूरा बात करता है, आंसर नहीं होगा। फुर्सत अथवा विश्राम, तनाव मुक्ति के लिए समय देना, कुछ हद तक मान सकते हैं, लेकिन चौथा देखते हैं, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। तो बिल्कुल आपका सी की तुलना में डी इसमें करेक्ट आंसर होगा, डी।
बालक का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को यहाँ पर इंगित किया जा रहा है। आंसर होगा डी, इसका आंसर यहाँ पर होगा जो है। फिर आइए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं सवाल नंबर 12 क्या है, कहता है यहाँ पर। तो सवाल 12 की हम बात करते हैं तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में शामिल है। फिर से सवाल यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है। सवाल यहाँ पे क्या है, फिर से रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो वंशानुक्रमण बिल्कुल आएगा, परिवार का वातावरण भी आएगा, वंशानुक्रम भी आएगा, परिवार की सामाजिक स्थिति भी बच्चों के बाल विकास प्रभावित करता है, क्योंकि हर बच्चे के लिए हर माता पिता वो सारी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे जो उसके लिए आवश्यक है। तो निर्धनता और निर्धनता से ऊपर या अमीरी कह सकते हैं, इन सारे अलग अलग स्टेज में जब परिवार रहता है तो वो उसके हिसाब से उनके सामर्थ्य उनके पालन पोषण में भी दिखता है। तो आपका तीनों होगा, तो उपरोक्त सभी। फिर बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए ठीक है क्या करना चाहिए, पूछा गया सवाल यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला, पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, यानी जो हमारे बुक है, जो किताब है, उसमें चरित्र निर्माण संबंधी क्या होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, लेसन वहां पर होना चाहिए, इस गांधी का, अम्बेडकर का, किसी का भी हो सकता है। तो ये पहला ऑप्शन है। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान लेक्चर देना चाहिए, ये बोला गया है। आपको सेलेक्ट करना है कि बच्चे के कौन सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, कौन जिसमें बच्चा ज्यादा इंगेजिंग फील करेगा। फिर आते हैं महापुरुषों की जीवनी, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यहाँ पर स्टडी में शामिल करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए यहाँ पर। ये तीसरा है। सी बोला गया है कक्ष गतिविधि में, क्लास में जो एक्टिविटी है उसमें बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, ऐसे गतिविधि को बढ़ाना चाहिए। तो इन चारों में उपयुक्त आंसर होगा सी होगा, ठीक है, क्योंकि पहला में भी किताब में शामिल कर रहे हैं, सेकंड में लेक्चर देने की बात कर रहे हैं, तीसरे में क्या है, जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए। मतलब तीनों में क्या है, टीचर ओरिएंटेड है, बच्चा यहाँ पे शामिल तो हो ही नहीं रहा है। ठीक, केवल सुन रहा है बच्चा, क्लास सुनेगा, लेकिन बच्चे को हम खुद पार्टिसिपेट कराएंगे। तो क्या कराएंगे हम जो है, तो आजकल आप स्कूल में देखते हैं यहाँ पर होता है क्या, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हो रहा है। ठीक है, स्कूलों में रैंप वॉक हो रहा है, अलग अलग महापुरुष हो सकते हैं, पर्सनालिटी हो सकते हैं, उनके गेटअप में वहां पर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली क्लासरूम एक्टिविटी में क्या होना चाहिए, अगर हम इसको शामिल करते हैं तो बच्चा ज्यादा उस विषय के बारे में, पहले तो उस पर्सनालिटी कौन है जानेगा, उसका गेटअप कैसा था उसको जानेगा, और उसके एक एक्सपीरियंस का एक हिस्सा बन जाएगा। इसलिए इस सवाल का आंसर होगा कौन सा होगा आपका, यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो कई बार सीडीपी इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हमारा टीचर भर्ती में, रिक्रूटमेंट में एक सिलेबस है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासकर ह्यूमन बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक विषय के रूप में हम इसको देख सकते हैं। एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में परवरिश को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, सवाल देखिए बार जो है क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है यहाँ पर। तो एक व्यक्ति है, वह अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है, किसके महत्व से असहमत है, मनोवैज्ञानिक कारक, भावनात्मक कारक, आनुवंशिक कारक, या उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर आएगा, तो यहां पर इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना क्या बोला गया है, किसके महत्व से असहमत है। तो असहमत है तो होगा यहाँ पे आनुवंशिक कारक से होगा, क्योंकि बच्चे का जन्म हो चुका है, उसका परवरिश करके स्टार्ट हो चुका है, अब उसके आनुवंशिक जो कारक है वो तुलनात्मक रूप से प्रभावित यहाँ पर बहुत ही मतलब नहीं करेगा, कह सकते हैं इस ऑप्शन के विकल्प के अनुसार। इसलिए आंसर होगा ए होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बालक विकास के, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। तो एक सवाल पूछा गया है, तो क्या समाज नहीं डालेगा, डेफिनेटली समाज डालता है, विद्यालय भी डालता है, परिवार भी डालता है, इनमें से सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। फिर अगले बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की ओर जो है। तो सवाल आप देखें, सवाल नंबर 16 आता है, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है। स्मृति और समझ आधारित, केवल समझ रहता है, एक बार सोच सकते थे, लेकिन क्या साथ में स्मृति है, रटने की बात कर रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। दूसरा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बात कर रहा है, दूसरा विषयगत बोला गया है, विषयगत सब्जेक्टिव बोला गया है। तो भाई यह स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। केवल वस्तुनिष्ठ भी नहीं होगा, क्यों, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से किसी के मस्तिष्क का क्षमता को, बौद्धिक क्षमता आकलन नहीं कर सकते हैं, तो आपका डी भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली क्या बच गया आपका, सी बच गया, समझ और अनुप्रयोग। बच्चे का ठीक है क्या उसका समझने की क्षमता है, और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, और उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे डील करता है इस पर आधारित सवाल यहाँ पर होने चाहिए। विकल्प के हिसाब से सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचि, अभिक्षमताएं, योग्यताएं एक की अपेक्षा दूसरे में क्या होगा जी, भिन्न भिन्न होगा। ध्यान रखना अलग अलग यहाँ पर होगा। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे के आईक्यू लेवल, समझ के स्तर, रुचि एक जैसा नहीं होगा, सबका पृथक पृथक यहाँ पर होता है। डेफिनेटली डिफरेंट यहाँ पे आएगा आंसर। फिर
कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक भिन्नताएं तो 17 नंबर जो सवाल है उसका आंसर तो 18 दे दिया। विद्यार्थियों के मध्य वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है, यह कथन है। तो आपसे पूछा गया है, यानी क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके बीच में क्या होता है, वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक, तो यह कथन कैसा है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बाधा है, नकारात्मक बात कर रहे हैं, नहीं लेना है। पूर्णतः ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है, नकारात्मक बात कर रहा है, गलत। ऐसे आलसी शिक्षकों हेतु, अभी तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। समर्थित जो अपनी कमजोरियों के कोई बहाना चाहते हैं, ये भी गलत होगा, ध्यान रखना। बी क्या बोल रहा है, तो शिक्षण ये बोल रहा है शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान अवेयर रहने हेतु एक सुझाव है। तो एक क्लासरूम में जो बैठते हैं बच्चे जो है, तो सारे की बौद्धिक क्षमता एक जैसा नहीं होता है। बच्चा अलग अलग आईक्यू क्षमता के अलग अलग परिवेश से, संस्कृति से, धर्म जाति से आते हैं। तो जो टीचर का अप्रोच होगा, जो शिक्षा मनोज्ञान सिखाता है कि जो ज्यादा कुशाग्र बुद्धि, पढ़ाना तो सबको एक जैसा पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको हम पढ़ाएंगे, लेकिन जो क्लास से कमजोर, एवरेज है, पुअर बच्चे हैं, उनको भी विशेष फोकस हमको करना पड़ेगा। और ऐसा करते हैं तो उसी को ही शिक्षा मनोज्ञान कहते हैं। किसने डेवलप किया है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने इसको विकसित किया है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, क्योंकि बच्चों का अलग अलग मानसिक क्षमताएं होती हैं, भिन्नताएं होती हैं। तो टीचर के लिए ये आवश्यक है कि वो सभी को ध्यान रखते हुए अपने लेक्चर को, अपनी क्लास को प्रिपेयर करें। फिर छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या परिणाम पड़ता है? तो आंसर सुधार लेना है, ये बी होगा, बी और ये सी। तो हम अगर क्लास में बच्चा कुछ पूछ रहा है और उसको पूछने से मना करते हैं, भाई आज क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो, क्लास मुझे आगे बढ़ाना है, ऐसा हम कुछ बहाना लगाते हैं, टीचर लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो आप देख के बताओ। पहला हो क्या, वे अनुशासन मानने लगेंगे। क्या ऐसा होगा क्या? अनुशासन तो डेफिनेटली अब बच्चा नहीं मानेगा, इसलिए आप उसको नहीं लेंगे। ठीक है। बी बोला गया है उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगी। बिल्कुल विद्रोह भावना, विद्रोह मतलब अटैक नहीं करेंगे, आपकी क्लास में नहीं बैठेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनका ध्यान कहीं और रहेगा। ठीक। फिर क्या है, उनकी सृजनात्मकता क्षमता क्या हो जाएगी? कुंठित हो जाएगी। बिल्कुल, अगर आप उनको पूछने की उनकी जो जो जिज्ञासा है, उनको अगर आप शांत नहीं करते हैं, पूछने का उनको अवसर नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो उनमें फिर से वो कॉन्फिडेंस, उस चीज को फिर से दोबारा पूछने की क्षमता यहाँ पर विकसित करने में बहुत ज्यादा दिक्कत उनको हो गई है। तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों होगा, इसलिए आंसर होगा डी, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा जो है। क्लियर है। फिर हम आते हैं अंतिम पड़ाव पे आते हैं। फिर आया लास्ट सवाल है बालक का विकास इसका परिणाम है। बालक के विकास में किसका परिणाम होता है? तो इसका आंसर देख के आप मुझे खुद बताइए। इतने सारे सवाल हमने देखे और ये सारे ऑप्शन वहां पर आपको देखने को मिला था। तो इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ए वंशानुक्रम है, बी जो है आपका ध्यान रखेंगे वातावरण है, सी वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया है, और डी आर्थिक कारक है। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये सेशन कैसा लगा? क्या ऐसी और आप सेशन चाहते हैं जिसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस हो? तो आप उसको भी कमेंट करके यहाँ बता सकते हैं। कोई सकारात्मक सुझाव है तो हमेशा मेरे वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसके हिसाब से क्लासेस को इंप्रूवमेंट किया जा सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।